नाज़रीन आदाब, मैं हूं हिना ज़ुबैर। उर्दू दुनिया के एक और शुमारे के साथ आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। तो चलिए अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसने अपनी मिठास से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया है। अफसाना उर्दू अदब की एक अहम सिन्फ है। गुज़श्ता दिनों रियासत जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के निज़ामत फ़ासलाती तालीम के इश्तराक और कौमी उर्दू काउंसिल के माली ताउन से अफसाने की क़िरात के उन्वान से एक नशिस्त मुनक़्क़िद की गई। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान की तरवीज और इशाअत का सबसे बड़ा इदारा है। गुज़िश्ता दिनों शहर श्रीनगर में कौमी उर्दू काउंसिल के माली ताउन और निज़ामत फ़ासलाती तालीम कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से एक नशिस्त मुनक़्क़िद की गई, जिसका उन्वान था अफसाने की क़िरात। इस अहम नशिस्त में तलबा को मुमताज़ नक्काद और दानिश्वर प्रोफेसर काजी अफजाल हुसैन को बराह रास्त सुनने का मौका मिला। अब यही तरीक़ा बाकी है कि हम फॉर्मल क्लासेस के बजाय इनफॉर्मल तरीक़ों से लोगों को पढ़ाएं, ताकि वो बिल्कुल महरूम न रह जाएं। ये तरीक़े बहुत आम हो गए हैं अमेरिका में, बल्कि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में अब ये तरीक़ा राइज हो रहा है कि एक कोर्स है, उसका निज़ाम वो पहले बता देते हैं और फिर मुकर्ररा वक्तों पर टीवी से या इंटरनेट से उनके प्रोफेसर्स के लेक्चर्स हो रहे हैं और आप अपने घर बैठकर अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले सकते हैं जिस मौजू पर आप चाहें, और उस मौजू पर आप उस मज़मून के दुनिया में सबसे बेहतरीन लोगों को सुन रहे होते हैं। सो ये है बहुत मुफीद। अगर हम इसको सलीक़े से चला सकें तो अवाम को, बल्कि बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि फॉर्मल एजुकेशन बहुत जल्द, या बहुत कहना चाहिए बहुत थोड़े दिनों की मेहमान है। वो वक्त जल्दी ही आने वाला है जब हम इंटरनेट के ज़रिए पढ़ा करेंगे, और शायद ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उस सूरत में हम उन लोगों से पढ़ेंगे जो अपने सब्जेक्ट में सबसे बेहतरीन लोग होते हैं, और ये एक अच्छी बात होगी। मैंने इन बच्चों के लिए मौजू तय किया था अफसाने की क़िरात, और उसकी वजह ये है कि अफसाने तकरीबन उर्दू के BA MA के तमाम कोर्सेस में हैं और असातिज़ा उनको पढ़ाते भी हैं, बल्कि कुछ अफसाने मुतय्यन कर रखे हैं कि ये अफसाने पढ़ाए जाएंगे, पढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरे दिल में ये बात थी कि इनसे बात करते हैं कि आखिर अफसाना पढ़ा कैसे जाता है। तारीख़ में, खुद नविश्त में, सवानेह में या ख़बर में आप कोई वाक़या वो नहीं लिख सकते जिसकी तस्दीक न हो सकती हो। मुसन्निफ़ या सवाने निगार लिखता है कि मिर्ज़ा गालिब फ़ला तारीख़ को पैदा हुए। अब मुहक्किक का काम ये है कि वो ये देखे कि इस तारीख़ की तस्दीक हो रही है या नहीं हो रही। अगर वाक़े की तस्दीक हो रही है तब तो ये खुद नविश्त है और या सवाने है। अगर वाक़े की तस्दीक नहीं हो रही है तो ये न तारीख़ है न खुद नविश्त है। औरंगज़ेब का इंतकाल 1707 में हुआ, ये तारीख़ है, लेकिन इस 1707 की तस्दीक होनी है। जब तक ये तस्दीक नहीं हो जाती कि वो 1707 ही में उनका इंतकाल हुआ था, जब तक वो तारीख़ नहीं होगी। सो वाक़े की एक नवैयत तो ये है कि जब आप लिख रहे हैं या बयान कर रहे हैं
تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس واقعے کی تصدیق دوسرے طریقوں سے ممکن ہے یا نہیں ہے. اور واقعے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ واقعہ آپ لکھ رہے ہیں اور وہ بالکل سچا ہے مگر اس کے باوجود اس کے تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے ناول میں، افسانے میں، داستان میں. یعنی ان تینوں اصناف میں بھی ویسے ہی واقعہ لکھا جاتا ہے جیسے کہ تاریخ میں، خود نوشت میں، خبر میں لکھا جاتا. لیکن ناول، افسانے اور داستان میں واقعے کو کسی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ اس کے مقابلے میں تاریخ یا خبر میں واقعے کے ویریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. سو یہ فرق ہے فکشن میں اور نان فکشن میں. فکشن وہ ہوگا جس میں واقعے کی تصدیق ضروری نہیں ہے. نان فکشن وہ ہوگا جس میں واقعہ اگر تصدیق نہیں ہوتا تو وہ نہ تاریخ ہوگا، نہ خود نوشت ہوگا، نہ سوانح ہوگا، نہ خبر ہوگی. اگر یہ بنیادی فرق ذہن میں ہو آپ کو تو میرے خیال میں آپ فکشن کو نان فکشن سے الگ کر کے پڑھنا سیکھنے لگیں. قومی اردو کونسل مختلف تعلیمی اداروں میں فاصلاتی نظام کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے طلباء کے لیے کورسوں سے متعلق اہم موضوعات پر لیکچر منعقد کراتی ہے، جس سے یہ طلباء فیض یاب ہوتے ہیں. بہت خوب نشست ہوئی. پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب نامور ادیب اور نقاد ہیں اور ماہر فن ہیں، اور ان کے ساتھ براہ راست ان کو سننے کا، جن کی درجنوں کتابیں ہیں، اور عام طور سے جو ہے طلباء کو صرف یہ موقع ملتا ہے کہ وہ بڑے ادیبوں کی کتابیں پڑھیں یا ان کے مضامین سے استفادہ کریں. لیکن آج یہ ایک اہم نشست تھی جس کا انعقاد نظامت فاصلاتی تعلیمی نے کیا تھا اور NCPUL کے اشتراک سے نشست ہوئی اور بہت خوب ہوئی. مثال ہم نے اردو کے ممتاز نقاد اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب کو مدعو کیا تھا. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی عدیم الفرصتی کے باوجود یہاں تشریف لایا اور انہوں نے یہاں پر افسانے کی قرت کے عنوان سے اپنا خطبہ مرحمت فرمایا. یہ جو سالانہ یادگاری خطبہ تھا، اس کے لیے ہم NCPL کی معاونت حاصل کرتے ہیں. قومی اردو کونسل جو ہے اس کے لیے سالانہ سطح پر ہم کو مالی معاونت کرتے ہیں. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں. نظامت فاصلاتی تعلیم کے ذریعے ملک بھر میں طلباء تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں. غنچوں سے چٹکتی، پھولوں سے مہکتی، فلک پر ستاروں سے چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا. ETV اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش، سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں.
یہ شعر داغ دہلوی کا ہے۔ اس شعر میں استاد داغ کہتے ہیں کہ کسی کے آنے جانے سے کسی کا کام رکتا نہیں ہے، وقتی دشواریاں ضرور آتی ہیں۔ اے غم دل تو پریشان نہ ہو، اگر چارہ گر نے میرے غموں کا علاج نہیں کیا تو مجھے یقین ہے کہ غیب سے میرے مسائل کا حل ضرور نکلے گا۔ چلیے ناظرین، پروگرام اردو دنیا کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے ایک شخصیت کی۔ جی ہاں، اردو ایک ایسی زبان ہے جس نے اپنی مٹھاس سے پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنایا ہے۔ دنیا بھر میں اس زبان کے نہ صرف بولنے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں بلکہ ادبی طور پر بھی اردو زبان کا دائرہ کافی وسیع ہے۔ ناظرین، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اردو کے بڑے ادیب اور شاعر بن جاتے ہیں۔ اندور کے عزیز انصاری کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، بے پناہ صلاحیتوں کے مالک عزیز انصاری اردو ادب کا ایک ایسا نام ہے جنہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اچھے شاعر اور مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریڈیو میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ جی ہاں ناظرین، گزشتہ کئی سالوں سے شاعری کی دنیا میں اپنا لوہا منوانے والے عزیز انصاری اردو ادب کے مینار سمجھے جاتے ہیں۔ اردو ادب کے فروغ میں اردو والوں کے ساتھ ساتھ ان کا بھی اہم کردار رہا ہے، جنہوں نے اردو کو روزگار کی وجہ سے نہیں اپنایا بلکہ اردو سے ان کا رشتہ اس زبان کی محبت کی وجہ سے مضبوط ہوا ہے۔ ایسی ایک زندہ و جاوید شخصیت عزیز انصاری کی بھی ہے، جنہوں نے سائنس کی تعلیم کے بعد بھی اردو ادب کی خدمت کا فرض ادا کیا۔ یوں تو ان کی شناخت ایک براڈ کاسٹر کی حیثیت سے بھی ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ آل انڈیا ریڈیو میں رہتے ہوئے انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نئے ٹیلنٹ کو تلاش کیا، مالی طور پر کمزور ادیبوں اور نئے لکھنے والوں کی مدد کی اور انہیں دنیا سے روشناس کرانے کا بھی کام کیا۔ عزیز انصاری کی شخصیت میں گنگا جمنی تہذیب کا مرکب دیکھنے کو ملتا ہے۔ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک عزیز انصاری نہ صرف اچھے شاعر اور مصنف ہیں بلکہ ریڈیو میں ایک مدت تک اپنی آواز کا جادو جگانے کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایسا مقرر جنم لے چکا ہے جو کسی بھی موضوع پر مدلل تقریر بھی کر سکتا ہے۔ شاید ان کے لیے ہی کسی نے کہا ہے کہ گلے میں اس کے خدا کی عجیب قدرت ہے، وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے۔ 7 مارچ 1942 کو اندور میں پیدا ہوئے عزیز انصاری کی خدا داد صلاحیت اور ذہانت کا اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان سے قبل ان کے گاؤں میں علم کا سورج نہیں چمکا تھا۔ میری پیدائش اندور مدھیہ پردیش میں ہوئی، وہیں بچپن گزرا، وہیں تعلیم حاصل کی اور وہیں سے نکل کر آج سارے ہندوستان میں جانا پہچانا جاتا ہوں۔ بنیادی مقام، بنیادی شہر جو ہے وہ اندور ہی ہے۔ جب بھی موقع ملتا ہے واپس اندور جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج بھی آزادی کے اتنے برس بیت جانے کے بعد اس علاقے میں تعلیم کا معاملہ کمزور ہی ہے، مگر اس کے باوجود عزیز انصاری نے اس دور میں بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ جہاں تک تعلیم کا سوال ہے ابتدائی، تو جس طرح سے میونسپلٹی کے یا نگر پالیکا کے اسکول ہوتے ہیں وہاں ہم نے ایڈمیشن لیا سرکاری اسکولوں میں، اور پرائمری ایجوکیشن وہیں سے ہماری ہوئی۔ اس کے بعد مڈل اسکول آئے تو وہ بھی ایک سرکاری اسکول تھا۔ اعلیٰ تعلیم کی پیاس انہیں اندور کے ایگریکلچر کالج تک لے گئی۔ یہاں سے انہوں نے BSc ایگریکلچر کی ڈگری حاصل کی۔ میٹرک پاس کرتے ہی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ گھر والوں پر اور معاشرے پر اور سماج پر
गलत इम्प्रेशन ना जाए कि देखो इन्होंने पढ़ लिया, डिग्री हासिल कर ली और आज ये बेकार घूम रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा कोई सब्जेक्ट लूँगा, ऐसी कोई पढ़ाई करूँगा कि मुझको बेकार ना रहना पड़े। तो उन्हीं दिनों एक एग्रीकल्चर कॉलेज खुला हमारे यहाँ इंदौर में, इश्तिहारात उसके आए, उसके लिए मैंने अप्लाई किया, बाकायदा इंटरव्यूज़ हुए, उसके इत्तेफाक से मेरा सिलेक्शन हो गया। हालांकि डायरेक्ट खेती बाड़ी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन बहरहाल मेरा सिलेक्शन हो गया उस काम के लिए और मैंने वो कोर्स या वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अजीज अंसारी की काबिलियत को हुकूमत मध्य प्रदेश ने ज़माने तालिब इल्मी में ही पहचान लिया था और बीएससी के साल आखिर में ही हुकूमत की तरफ से एक मुआहिदा करा लिया गया था कि वो सिर्फ हुकूमत मध्य प्रदेश की ही मुलाजमत करेंगे। इस मुआहिदे के मुताबिक उन्होंने अपनी पहली मुलाजमत जबलपुर से शुरू की। डिग्री मिलने से पहले, फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले, करीब साल भर पहले गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने हमसे कांटेक्ट किया कि आप डिग्री हासिल करने के बाद हमारी ही सर्विस करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। उन दिनों चारों तरफ सर्विस के बड़े मौके थे, बैंक में ले लिया करते थे और दूसरे बहुत सारे अदारे थे जो गैर सरकारी थे, वो भी हम लोगों को लेते थे। तो उन्हें मालूम था कि ये कहीं भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, किसी बैंक में जा सकते हैं। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने हमको कुछ पैसे दिए, कुछ हज़ार रुपए दिए और हमसे कॉन्ट्रैक्ट लिया कि आप जॉब हमारा ही करेंगे। इसके बाद अजीज अंसारी अपनी मादरे इल्मी एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर में बतौर एक्सटेंशन ऑफिसर मुंतखब हुए। 2.5-3 साल जबलपुर में मैंने काम किया यूनिवर्सिटी में और उसके बाद फिर मेरा तबादला इंदौर हो गया। इंदौर आया तो वही अपना कॉलेज था, वही अपना माहौल था। यहाँ से अजीज अंसारी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिन ब दिन नई बुलंदियां हासिल करते चले गए। वो दिन भी आया जिसके लिए अजीज अंसारी को कुदरत ने मुंतखब किया था। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत मिल गई और इस तरह वो अपने पसंदीदा पेशे से जुड़ गए। कुछ पोस्ट एडवर्टाइज होती थी जिनका ताल्लुक़ रेडियो से था, रेडियो की पोस्ट के लिए। तो कुछ पोस्ट ऐसी आई कि जो मेरी क्वालिफ़िकेशन को, मेरी तालीम को, मेरे तजुर्बे को बहुत ज़्यादा सूट करती थी। तो दोस्तों के कहने से मैंने अप्लाई किया और खुदा का करना ऐसा हुआ कि मैं यहाँ दिल्ली आया। यहीं इंटरव्यू होते थे यूपीएससी के, इंटरव्यू फेस किया, सब कुछ किया और इंदौर जाने के कुछ माह बाद मालूम हुआ मुझे कि मेरा तो सिलेक्शन हो चुका है और कॉलेज को तंबीह दी जा रही है यहाँ दिल्ली से कि हमारा आदमी आपके यहाँ है, उसे रिलीव करो आप। तो मुझे पता लगा, बताया डीन ने मेरे कॉलेज के कि भाई अंसारी ऐसा ऐसा तुम्हारे बारे में वो आता है कि आपको रेडियो के लिए हम रिलीव करें। और फिर मेरे पास बाद में इतला आई कि भाई आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपका पोस्टिंग ग्वालियर में किया गया है एज फॉर्म रेडियो ऑफिसर। अजीज अंसारी की कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। गीत, गजल, नज़मों के अलावा उन्होंने ड्रामे और रेडियाई नशरियात के लिए बेशुमार फीचर और टॉक्स भी तहरीर की हैं। ड्रामे लिखे हैं मैंने, लेकिन उनको कभी मैंने अपना वो नहीं बनाया। ज़रूरत पड़ गई, काम है, काम करते हैं रेडियो का, लाइए एक ड्रामा हम भी लिख देते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि पैसों का दरख्त एक ड्रामा मैंने लिखा था। जो आजकल शायर पैसेबाजी के पीछे पड़ते हैं, मुशायरों में जाते हैं और गज़ल किसी से लिखवाते हैं लेकिन दौलत खुद कमाना चाहते हैं। इस माहौल के लेके मैंने लिखा था पैसों का दरख्त, एक नाटक था। दूसरा, हमारे यहाँ एक झाबुआ में आदिवासियों का एक त्यौहार होता है भगोरिया, होली के टाइम पर, उस पर मैंने एक फीचर ड्रामा लिखा था। इसके अलावा मछलियों पर मैंने एक फ़ीचर लिखा अच्छा खासा, तैरते मोती। उसको FAO का अवार्ड भी मिला था। तैरते मोती ये टाइटल था उसमें, यानी मछली जो है पानी में तैरती रहती हैं, मैंने उनको तैरते मोती उनका टाइटल दिया था। और उनकी लाइफ पर और उनकी इकोनॉमी पर एक अच्छा मैंने सीरियल बनाया था, फीचर बनाया। अजीज अंसारी की किताब तितली तारे फूल में बच्चों के लिए ही नज़्में हैं। उनकी दीगर किताबों में तस्वीर का दरख्त, गजल के फूल और खुशबू, कुछ गजलें कुछ गीत, बोले मेरी गजल और तितलियां आसपास शामिल हैं। इनमें से कई किताबें हिंदी में भी शाया हो चुकी हैं। बच्चों की किताब ये आई है तितली तारे फूल, ये गज़ल से हटकर है, छोटी छोटी नज़में हैं इसमें बच्चों के लिए।
इसी तरह एक मेरी किताब आई है तितलियाँ आस पास, वो सलासी का मजमूआ है। सलासी यानी 3-3 मिसरों की नज़में, इसको तसलीस भी कभी कहते थे, लेकिन वो सलासी नाम उसका मुकर्रर हुआ है। हिंदी में इसको त्रिवेणी भी कहा है कुछ गुलजार वगैरह ने इसको। तो उसकी भी एक किताब आ गई। तो सलासी मुझे बहुत पसंद है, उसमें भी मैं कह रहा हूँ बच्चों का एक लगाव है बच्चों से, तो उनके अदब के लिए भी नज़में कह रहा हूँ, शेर कह रहा हूँ। जो अपने 15 अगस्त है, 26 जनवरी और दीगर जो कौमी रहनुमा हैं और हमारे जो त्यौहार हैं, उन पर भी कहता रहता हूँ, बच्चे कहलाते रहते हैं और आपकी दुआ से खूब सुने और सुनाए जाते हैं। बड़ी ऐसे मौक़ों पर धूम रहती है उनकी। अजीज अंसारी की उर्दू अदब और ख़ास तौर से उर्दू हिंदी की गंगा जमनी विरासत पर पकड़ काफ़ी मजबूत है। यही वजह है कि अब तक अजीज अंसारी को अदब के लिए उनकी गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ के तौर पर कई एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। अजीज अंसारी ने खुद को ज़माने तालिब इल्मी से ही समाजी और फलाही कामों में मसरूफ़ रखा हुआ है। वो जहाँ भी रहे, उनकी कोशिश यही रही कि वो किसी तरह उन ज़रूरतमंदों के काम आ जाएं जिन्हें उनकी ज़रूरत है। कुछ लोग घर आ जाते हैं, कुछ बच्चे जो नया सीखना चाहते हैं और जिन्हें मालूम हो जाता है कि यहाँ से कुछ मिल सकता है, तो जो कुछ खिदमत बनती है वो कर देता हूँ। एक काम और आजकल लोग मुझसे ले रहे हैं, जैसे जैसे उन्हें पता चलता है तो आ जाते हैं। किताबें लिखने का लोगों को शौक़ हो गया है, ख़ास तौर से गज़ल का बड़ा दौरा है। हर यानी व्यक्ति, हर कवि, हर शायर गज़ल लिखना चाहता है, वो गज़ल लिखकर अपनी किताब भी छपवाना चाहता है। ये एक ना जाने क्यों एक ऐसा ये दौर शुरू हो गया है। तो 5-7 किताबें इस तरह की मेरे पास आई, अच्छे हिंदी के राइटर्स की, कि साहब हमने ये किताब लिखी है गज़ल पर, आप एक नज़र देख लीजिए इसको। तो वो काम भी करता हूँ। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान को लेकर अजीज अंसारी की सोच बहुत मुस्बत है। वो NCPUL के मेंबर भी रहे हैं। इन दिनों अजीज अंसारी नई नस्ल के शोरा की रहनुमाई का फर्ज अदा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अदब में ऐसे लोग आगे बढ़ें जो दूसरों के कांधों पर चलकर अपना नाम न कमाएं, बल्कि उनके अंदर हकीकी काबिलियत मौजूद हो। हमेशा ये कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अभी भी कहते हैं कि पढ़ने लिखने की आदत नहीं है, पढ़ते नहीं हो। खूब पढ़ो, खूब शेर याद होने चाहिए, हिंदी पढ़ो, अंग्रेज़ी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, अरबी पढ़ो, फ़ारसी पढ़ो, लेकिन पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने का बहुत ज़्यादा है। और हमने अपने घर में हमेशा अब्बू को ज़मीन पर बैठकर दस्तरखान पे खाना खाते हुए देखा, और डाइनिंग टेबल हमेशा हमारे घर में किताबों से भरी रही। कैफ भोपाली, मुजफ्फर रज़मी, मुनव्वर राना, राहत इंदौरी और कवि नीरज समेत उर्दू और हिंदी के बेशुमार मोतबर और नामवर शोरा के साथ अदब की महफिलों में अपने कलाम का जादू जगा चुके अजीज अंसारी से मिलकर उनकी उम्र का अंदाजा इसलिए नहीं हो पाता है कि जिस बच्चे ने अदब की उंगली उस गांव में थामी थी जहां अदीब कोई भी नहीं था, वो बच्चा आज भी उनके साथ चल रहा है। पूरा वक्त घर में महफिलें चलती थी। हमें याद है, हम तो छोटे थे, जल्दी सो जाया करते थे, लेकिन रात को जब सोते थे तो घर में कुछ लोग होते थे और दूसरे कमरे से कुछ शेर व शायरी की आवाज़ आती थी। सुबह उठते थे तो पता चला कि अभी गए हैं, या तब तक वो महफिल चलती रहती थी। तो कानों में हमेशा वो शेर व शायरी पढ़ती रही। अपने वालिद की उंगलियां थामे हुए बुजुर्गाने दीन के क़तात सुनता हुआ, कभी रूमी और कभी इकबाल के अशार उसे रास्ता दिखाते हैं, कभी वो अपने तजुर्बात और हवादिस के सहारे दुनिया से जो कुछ मिला है उसे लौटाने लगता है, और कभी दुनिया की कोताहियों पर खिलखिलाकर हंस भी देता है। हमारी दुआ है कि अजीज अंसारी की जिंदगी का सफर इसी तरह बेहम रवा दवा रहे। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत महानामा, खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में
अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। प्रोग्राम उर्दू दुनिया में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है और अब बात करेंगे फिल्मों में उर्दू अदब की। एक दौर था जब हिंदुस्तानी फिल्मों के नगमे सभी की ज़बान पर रहते थे, इसीलिए पुराने नगमे शायकीन मौसीकी की पहली पसंद होते हैं। जी हाँ नाज़रीन, अपनी मौसीकी और नगमगी के लिए दुनिया भर में मशहूर हिंदुस्तानी फिल्मों के नगमे किरदार के साथ साथ शायकीन के जज्बात की भी बेहतरीन तर्जुमानी करते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसा ही एक खूबसूरत नगमा और खो जाते हैं उन पुरानी सुनहरी यादों में। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान इस नगमे में जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है वो हैं तन्हाई और रफ़ीक। तन्हाई के मानी है अकेलापन, जबकि रफ़ीक के मानी है दोस्त। क्यों